दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। और आप यकीन कीजिए, आज के वीडियो में कुछ ऐसी जबरदस्त खबरें हैं जिनको सुनकर मजा आ जाएगा, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, आप मोर की तरह नाचने लगोगे। आजकल बॉलीवुड में बहुत ही कम फिल्में बन रही है। यही वजह है कि एक महीने में मुश्किल से एक या दो बड़ी फिल्में रिलीज होती हैं, बाकी पुरानी फिल्मों को रिलीज किया जा रहा है। तो अगले 2 महीने में 2 बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली है। एक टिंगू भाई आमिर खान की सितारे जमीन पर और दूसरी अक्की की हाउसफुल 5। कमाल यह है कि ये दोनों ही फिल्में कॉपी है, इनमें से कोई भी फिल्म ओरिजिनल नहीं है। यही वजह है कि मैं बॉलीवुड को कॉपीवुड कहता हूं। ये जो हमारे बॉलीवुड वाले हैं, इनके पास इतनी अकल ही नहीं है कि ये कोई ओरिजिनल फिल्म बना सके। इनको सिर्फ एक ही काम आता है, कॉपी करना। कॉपी ये ना करे तो फिल्म नहीं बना पाएंगे। एक बड़ी ही मशहूर इंग्लिश फिल्म है जिसका नाम है डेथ ऑफ नील, उसी को कॉपी करके हाउसफुल 5 बनाई गई है। जिन्होंने उस इंग्लिश फिल्म को देखा है उनको पता है कि कहानी क्या है। हाउसफुल 5 का टीजर देखकर ही कहानी का पता चल गया है कि भाई एक शिप है जिस पर बहुत सारे लोग हैं और उस शिप पर किसी का मर्डर हो जाता है और अब ये नहीं पता कि वो मर्डर किसने किया है। तो जो किलर है उसको ढूंढा जा रहा है और साथ में कॉमेडी भी हो रही है। इस फिल्म का जो डायरेक्टर है वो एक नंबर का थका हुआ डायरेक्टर है, महाफ्लॉप डायरेक्टर है। इस डायरेक्टर ने अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम के साथ एक फिल्म बनाई थी दोस्ताना उसी दिन रिलीज हुई थी जिस दिन देशद्रोही रिलीज हुई थी। यानी कि इस डायरेक्टर ने जो लास्ट फिल्म बनाई थी वो 2009 में बनाई थी और वो फिल्म फ्लॉप रही थी, हिट नहीं थी, लेकिन उसका म्यूजिक हिट था। और फिर 10-12 साल के बाद इसने करण जौहर के लिए एक और फिल्म बनाई थी जिसका नाम था ड्राइव। उस फिल्म का हीरो था सुशांत सिंह और बस उसी फिल्म को लेकर करण में और सुशांत में झगड़ा हुआ था और वो झगड़ा कहां तक पहुंचा ये तो आप जानते ही हैं। ड्राइव फिल्म को थिएटर्स में रिलीज नहीं किया गया था क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं थी, उसको ओटीटी पर रिलीज किया गया था। और यही झगड़ा था करण और सुशांत का, क्योंकि सुशांत ऐसा चाहता था कि उसकी फिल्म थिएटर में रिलीज हो और करण का यह कहना था कि भाई ये एक ऐसी फिल्म है ही नहीं जिसको थिएटर में देखा जाए, पब्लिक इस फिल्म को देखने आएगी ही नहीं। यही वजह है कि मैं इसको डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज कर रहा हूं। वो फिल्म इतनी खराब थी कि ओटीटी पर भी डिसास्टर हो गई थी। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये डायरेक्टर कितना वाहियात किस्म का डायरेक्टर है। इस डायरेक्टर को डायरेक्शन का डी भी नहीं आता, लेकिन इसने हाउसफुल 5 का डायरेक्शन किया है। एक्चुअली बॉलीवुड में वही डायरेक्टर है जिसको कोई हीरो कह दे कि तू डायरेक्टर है, और जिसको हीरो ये कहे कि तू डायरेक्टर नहीं है, तुझे डायरेक्शन नहीं आता, वो डायरेक्टर नहीं है, बात खत्म। और यहां सोचने समझने वाली बात यह भी है कि इस डायरेक्टर ने जो 2 फिल्में बनाई है उनमें से कोई भी फिल्म कॉमेडी फिल्म नहीं थी, लेकिन हाउसफुल 5 एक कॉमेडी फिल्म है। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अक्षय कुमार कैसे कन्विंस हो गया इस डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए, और वो भी एक कॉमेडी फिल्म में। एक और आने वाली बड़ी फिल्म है टिंगू भाई आमिर खान की सितारे जमीन पर। अगर इस फिल्म को बटले जमीन पर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक स्पेनिश फिल्म है चैंपियंस और उसी की रीमेक है ये फिल्म, ये ऑफिशियल रीमेक है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि टिंगू भाई को ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद थी और यही वजह है कि इस फिल्म को ये लाल सिंह चड्ढा से भी पहले बनाना चाहता था, लेकिन बन नहीं पाई थी। लाल सिंह बहुत बड़ी डिसास्टर हो गई थी और आमिर ने ये डिसाइड किया था कि अब वो इस फिल्म में काम नहीं करेगा, वो किसी और हीरो को लेकर इस फिल्म को बनाएगा। तो पहले टिंगू भाई ने रणबीर कपूर को कन्विंस करने की कोशिश की, रणबीर ने मना कर दिया। उसने कहा कि भाई साहब, अगर आपको ये फिल्म बहुत अच्छी लग रही है तो आप खुद ही कर लो। फिर टिंगू भाई ने फरहान अख्तर को लेकर यह फिल्म बनाने की कोशिश की और फाइनली फरहान ने भी मना कर दिया कि मुझे ये फिल्म नहीं करनी है। फिर टिंगू भाई इस फिल्म को लेकर गया बुढ़ऊ के पास, बुढ़ऊ ने भी करने से मना कर दिया। फिर टिंगू भाई इस फिल्म को लेकर गया अक्की के पास, अक्की ने भी इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। इन सभी एक्टरों का यह कहना था कि भाई ये एक बहुत ही वाहियात किस्म की फिल्म है, ये फिल्म नहीं चल सकती। और अगर टिंगू भाई आपको ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म है तो इसको आप खुद ही कर लीजिए और खुद ही बना लीजिए, बात खत्म। और जैसे कि मैंने कहा कि टिंगू भाई को ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद है, तो टिंगू भाई का ऐसा मानना है कि इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने से कोई रोक ही नहीं सकता। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के बारे में भी टिंगू भाई का कुछ ऐसा ही मानना था। टिंगू भाई ने अमित जी से कहा था कि सर, इस फिल्म को फ्लॉप कोई कर ही नहीं सकता, यह फिल्म 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी, आप मेरी बात मान लीजिए। तब अमिताभ बच्चन साहब ने वो फिल्म की थी। टिंगू भाई ने लाल सिंह चड्ढा के बारे में भी यही कहा था कि ये फिल्म फ्लॉप हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है, इस फिल्म का ब्लॉकबस्टर होना तय है। अगर ये ब्लॉकबस्टर ना हुई तो हिट तो जरूर होगी, और कितनी बड़ी डिसास्टर हुई थी ये तो आप जानते ही हो। तो टिंगू भाई जिस फिल्म को भी ये कहता है कि बहुत ही कमाल की फिल्म है, वो डिसास्टर हो जाती है। अभी अभी टिंगू भाई के बेटे की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था चुतियापा।
उसके बारे में भी आमिर ने यही कहा था कि ये फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म है, ये फिल्म 200 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी। डिसास्टर हो गई, कुत्ता भी देखने नहीं गया। तो कहने का मतलब यह है कि टिंगू भाई की ये फिल्म सितारे जमीन पर एक कॉपी तो है, क्योंकि कॉपी किए बिना तो टिंगू भाई कोई फिल्म बना नहीं सकता, लेकिन इस फिल्म का डिसास्टर होना तय है। इस फिल्म को डिसास्टर होने से कोई बचा नहीं सकता, यानी कि टिंगू भाई का डिप्रेशन में जाना तय है, गारंटी है। भाई साहब फॉलो कर लो यार, सब्सक्राइब कर लो ना। आज की तारीख में मेट गाला की धूम मची हुई है। जिसको देखो वो सोशल मीडिया पर फोटो डाल रहा है कि मैं मेट गाला में हूं, मैं मेट गाला में हूं। आज के जो एक्टर हैं अगर वो कहीं भी जाते हैं तो इतना शोर मचाते हैं कि पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि भाई ये एक्टर इस वक्त कहां है। तो अमेरिकन नेशनल एंड पाकिस्तानी हीरोइन के साथ काम करने वाला दिलजीत दोसांझ भी वहां गया है और उसने भी अपने फोटो पोस्ट किए हैं, दुनिया को दिखाया है कि देखो मैं कितना कमाल का लग रहा हूं। भाई आप बढ़िया लग रहे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडियन पब्लिक आपकी रेल बनाने वाली है। आपको पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ काम करने का बहुत शौक है, आप पाकिस्तानियों को बहुत सपोर्ट करते हो, आपकी रेल बननी है, आप यकीन कीजिए इस बात का। मेट गाला में शाहरुख खान भी गया है, रेड कारपेट पे चला है, और आप जानते हैं कि शाहरुख खान की एक फिल्म बनने वाली है जिसका नाम है किंग। उसमें शाहरुख खान साहब की बेटी भी काम कर रही है। बस उसी फिल्म के लुक में शाहरुख खान यहां आया है, गले में एक बड़ा सा के पहना हुआ है, यानी कि मेरा लोगो। भाई साहब आपने बिल्कुल सही किया, शाहरुख भाई इसके में बहुत पावर है, आप यकीन कीजिए बहुत ज्यादा पावर है। आपने अपने गले में मेरा लोगो पहन लिया, अब किंग को ब्लॉकबस्टर होने से कोई रोक नहीं सकता। आपकी किंग ब्लॉकबस्टर होनी ही होनी है, क्योंकि जो मेरा के है ना भाई, इसमें ताकत ही इतनी है, बहुत ज्यादा ताकत है, आप यकीन कीजिए। अक्षय कुमार साहब की एक फिल्म बन रही है जिसका नाम है भूत बंगला, और इस फिल्म का डायरेक्शन कर रहा है एक आंख से अंधा प्रियदर्शन। देश में एक नेशनल अवार्ड होता है और जिस किसी को भी वो मिलता है वो अपने आप को खुशनसीब समझता है, क्योंकि ये नेशनल अवार्ड सरकार की तरफ से दिया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि भाई इसमें तो धांधली नहीं हो सकती, अगर ये किसी को मिला है तो वो डिजर्व करता है, इसीलिए मिला है। कुछ सालों पहले नेशनल अवार्ड की जूरी का जो हेड था वो प्रियदर्शन था, और प्रियदर्शन ने उस साल नेशनल अवार्ड दिया था अक्षय कुमार को, और उसी वक्त प्रिया ने एक डील की थी कि भाई साहब आप मेरी एक फिल्म करोगे, यही वजह है कि मैं आपको नेशनल अवार्ड दूंगा। और यह खबर मैं आज अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, बल्कि उस वक्त यह खबर मीडिया में जोर शोर से आई थी। सभी लोग ये कह रहे थे कि प्रियदर्शन ने अक्षय कुमार को इसी डील के तहत नेशनल अवार्ड दिया है। तो जब प्रियन ने अक्की को नेशनल अवार्ड दिया था तो जाहिर सी बात है प्रियन की फिल्म भी बननी थी। तो अब प्रियन अक्की की फिल्म भूत बंगला का डायरेक्शन कर रहा है। इस फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई है और इस फिल्म की प्रोड्यूसर है गंदी फिल्में बनाकर घर चलाने वाली एकता कपूर। इस फिल्म में अक्षय कुमार की फीस है 27 CR, प्लस जो प्रॉफिट होगा उसमें से 20% प्रॉफिट मिलेगा एकता कपूर को। लेकिन एकता कपूर ने फर्स्ट कॉपी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है डायरेक्टर प्रियदर्शन को, यानी कि जो एकता अक्की को 27 CR देगी उसको मिलाकर 90 करोड़ में फर्स्ट कॉपी रेडी करके डायरेक्टर ने एकता कपूर को यह फिल्म देनी है। 20 करोड़ रुपए का पीएनए लगा लीजिए, 10 करोड़ रुपए इंटरेस्ट लगा लीजिए, तो इस फिल्म की जो लैंडिंग कॉस्ट होगी वो होगी मैक्सिमम 120 CR। एकता कपूर की मामा की लड़की रुचिका कपूर है इंडिया में नेटफ्लिक्स की हेड, नेटफ्लिक्स की बॉस। यही वजह है कि नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म को बहुत ही अच्छे दामों में खरीदा है, 60 CR में डिजिटल राइट्स खरीदे हैं। इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स भी बिक जाएंगे तकरीबन 30 CR के, और म्यूजिक से आएगा 10 CR। और इस फिल्म का जो ओवरसीज का शेयर है वो कम से कम 5 करोड़ रुपए बनेगा। तो 60 + 30 + 10 + 5 यानी कि 105 CR हो गया है। तो आगे बचे हैं सिर्फ 15 CR जो थिएटर से रिकवर करना है, और थिएटर में इस फिल्म का कम से कम 75 CR का बिजनेस तो जरूर होगा, इससे कम तो हो नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि इस फिल्म में प्रॉफिट ही है, इस फिल्म में लॉस नहीं हो सकता, कोई तरीका नहीं है। हाँ आप ये कह सकते हैं जैसे कि मीडिया में आता है कि अक्षय कुमार तो 70 करोड़ लेता है, 80 करोड़ लेता है, तो अक्षय कुमार को अब तक इस फिल्म से सिर्फ 27 CR मिला है और मैक्सिमम 20-25 CR और मिल सकता है, यानी कि अक्षय कुमार को इस फिल्म का मैक्सिमम 50 CR मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। कई सालों पहले दिनेश विजन ने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था कॉकटेल, जिससे दीपिका पादुकोण हिट हुई थी। अब इस फिल्म का सीक्वल बन रहा है और इस फिल्म में हीरो है शाहिद कपूर। और मैं अपने कई वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूं कि शाहिद कपूर एक फिल्म का मांगता है 40 CR,
लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस फिल्म के लिए उसको 40 CR मिला होगा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद को इस फिल्म का मैक्सिमम 15 to 20 CR ही मिला होगा, क्योंकि जब आज की तारीख में अक्की 25 CR में काम कर रहा है तो शायद को 40 CR कोई क्यों देगा। कुछ हफ्तों पहले सन्नी देओल की फिल्म जाट रिलीज हुई थी और इस फिल्म को बहुत सारे लोग हिट बता रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट थी 150 CR। इस फिल्म के डिजिटल राइट्स बिके हैं 30 CR में, म्यूजिक प्लस सैटेलाइट बिका है 35 CR में, ओवरसीज का आया है 5 CR। तो ये टोटल हो गया 70 CR और जो थिएट्रिकल शेयर होगा वो तकरीबन होगा 35 CR का। यानी कि इस फिल्म की जो टोटल रिकवरी हुई है वो हुई है तकरीबन 105 CR और फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट थी 150 CR। तो इस फिल्म में मिनिमम 40 to 45 CR का लॉस हुआ है और इसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि सन्नी देओल ने बहुत ज्यादा पैसे लिए थे इस फिल्म के लिए, 55 CR। सन्नी देओल को 5 से 10 करोड़ रुपए ही लेने चाहिए थे, इससे ज्यादा नहीं लेने चाहिए थे। अगर सन्नी देओल ने 15 करोड़ रुपए भी लिए होते तो आज इस फिल्म को हिट माना जाता, लेकिन क्योंकि सन्नी ने इतना ज्यादा बोझ इस फिल्म पर डाल दिया था कि वो रिकवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। जल्दी ही अक्की की फिल्म हाउसफुल 5 रिलीज होने वाली है और यह फिल्म बनी है 180 CR में। इसमें अक्षय कुमार की फीस नहीं है, मतलब जो इस फिल्म का निर्माता है उसने अक्षय कुमार को दिए हैं सिर्फ 25 CR, प्लस जो प्रॉफिट होगा उसमें से 80% मिलेगा अक्की को और 20% मिलेगा प्रोड्यूसर को। तो ये अक्की के 25 CR इंक्लूड करके इस फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट होगी तकरीबन 180 CR। अगर आप इंटरेस्ट भी जोड़ लेंगे तो यह फिल्म मैक्सिमम 200 CR की होगी और इस फिल्म के डिजिटल राइट्स, सैटेलाइट राइट्स, म्यूजिक, ओवरसीज सब तकरीबन बिकेगा 140 CR में। तो यानी थिएटर से रिकवर करना है तकरीबन 60 CR और मेरे ख्याल में ये 60 CR आराम से रिकवर होगा। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि 25 करोड़ के बाद अक्की को और कितने पैसे मिलेंगे। जो निर्माता है उसको ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं नहीं, क्योंकि 80% तो अक्की का है, निर्माता का सिर्फ 20% है। तो 20% में शायद निर्माता को 5, 10, 15 करोड़ रुपए मिल जाए, लेकिन अक्की को टोटल कितने पैसे मिलेंगे वो देखने वाली बात होगी। भाई साहब अगली खबर तो मैं आपको बता ही रहा हूं, लेकिन जो मैंने आपको बोला था कर लो सब्सक्राइब। पिछले हफ्ते अक्की की एक और फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम है केसरी चैप्टर 2। इस फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट थी तकरीबन 100 CR। वो इस तरह से कि अक्की को 25 करोड़ रुपए मिले और 80% प्रॉफिट में। इसमें आर माधवन भी था, उसको तकरीबन 10 CR मिले, अनन्या पांडे को तकरीबन 5 CR मिले। डिजिटल राइट्स, सैटेलाइट राइट्स, म्यूजिक, ओवरसीज से इस फिल्म की रिकवरी हुई तकरीबन 90 CR और थिएटर से इस फिल्म का शेयर आएगा तकरीबन 30 to 35 CR का। लेकिन यहां फिर से वही बात आती है कि अक्की की फीस क्या है। इस तरह से अक्की को इस फिल्म का मैक्सिमम मिल रहा है 50 CR, जबकि अक्की की फीस मानी जाती है मिनिमम 80 to 90 CR। और जो पैसा निर्माता ने इस फिल्म को बनाने के लिए लगाया था, जो उसका इंटरेस्ट बनता है, निर्माता को बस समझिए वही प्रॉफिट आया है। क्योंकि करण जौहर इस फिल्म का प्रोड्यूसर नहीं था, करण जौहर इस फिल्म का ऑनलाइन प्रोड्यूसर था, यानी कि करण जौहर ने तकरीबन 10 करोड़ रुपए अपनी फीस ले ली है। तो एक तरह से देखा जाए तो इस फिल्म में किसी को भी नुकसान नहीं है, लेकिन उसकी वजह यह है कि अक्की इस फिल्म में खुद ही निर्माता था और अक्की तकरीबन अपनी हर फिल्म में निर्माता ही होता है। उसकी वजह यह है कि अक्की 25-30 करोड़ रुपए फीस ले लेता है और 80% प्रॉफिट में शेयर होल्डर बन जाता है। और यह अच्छा भी है, सेफ है सबके लिए। जो निर्माता है उसका नुकसान नहीं होता, उसको भले ही कम पैसे मिले लेकिन मिल जाते हैं, भले ही उसके वही पैसे मिले जो लगे हैं, लेकिन नुकसान नहीं होता। अब से 2 महीने पहले जॉन अब्राहम की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था द डिप्लोमेट। फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर रही थी। मैं आपको बता दूं कि फिल्म 3 साल पहले बनकर रेडी हो गई थी, 3 साल के बाद रिलीज हुई। उसकी वजह यह है कि कोई भी OTT कंपनी इसके राइट्स खरीदने के लिए तैयार नहीं थी। जो निर्माता भूषण कुमार था वो इसको रिलीज करने के लिए तैयार नहीं था और फाइनली उसने इस फिल्म को रिलीज किया और इसके बावजूद भी यह फिल्म डिजास्टर हुई। इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस हुआ 25 CR। लेकिन अदरक अब्राहम का ऐसा मानना है कि अगर उसकी फिल्म का बिजनेस हुआ है 25 CR लाइफ टाइम, तो वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई है, बहुत बड़ी हिट हो गई है। अरे भाई साहब, अदरक अब्राहम साहब, जो बड़े स्टार्स हैं उनकी फिल्म का पहले दिन का बिजनेस होता है 50-60 करोड़ रुपए। अजय देवगन की फिल्म रेड 2 ने भी एक दिन में बिजनेस किया है 20 करोड़ का और आपकी फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस हुआ है 25 करोड़। उसके बावजूद भी आप अपनी फिल्म को हिट कह रहे हो।
थोड़ी तो शर्म कीजिए, थोड़ी तो मर्यादा रखिए भाई साहब, इतनी बड़ी बेशर्मी। दोस्तों आप जरा सुनिए कि अदरक अब्राहम अपनी फिल्म के बारे में क्या कह रहा है। OTT channels have refused The Diplomat. Now you can ask them. You can find out which are these channels, do your research, find out who these channels are. तो 25 करोड़ रुपए लाइफ टाइम बिजनेस होने के बाद अदरक अब्राहम ये कह रहा है कि इसकी फिल्म बहुत बड़ी हिट हो चुकी है और रिलीज से पहले कोई भी OTT कंपनी इस फिल्म को लेने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन इसकी फिल्म तो अब हिट हो चुकी, अब तो सभी OTT कंपनीज इसके पीछे दौड़ लगा रही हैं। अदरक अब्राहम साहब मैं आपको बता दूं कि आपकी फिल्म इतनी बड़ी डिजास्टर हो चुकी है कि किसी को इस फिल्म के OTT राइट्स नहीं चाहिए। वो तो बेचारे भूषण के इसमें पैसे लगे हुए थे, किसी तरह उसने अंडर द टेबल पैसे वैसे देकर इस फिल्म के राइट्स बेचे हैं नेटफ्लिक्स को। और अदरक अब्राहम साहब मैं आपको बता दूं कि 2 महीने हो गए आपकी फिल्म को रिलीज होके, आज तक ये फिल्म OTT पर रिलीज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से भूषण ने बेचारे ने इस फिल्म के राइट्स बेचे हैं और अब ये कभी नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। तो आप ऐसी हवा मत बांधिए, आप ऐसा मत बताइए कि आपकी फिल्म बहुत बड़ी हिट हो चुकी है, आपकी फिल्म बहुत बड़ी डिजास्टर है। समझ रहे हो आप यकीन कीजिए इस बात का। भाई साहब अगली खबर तो मैं बता दूंगा, लेकिन वो कर लो सब्सक्राइब। इरफान खान अपने वक्त का ठीक ठीक एक्टर था, उसका इंतकाल हो गया है और उसका बेटा है बाबिल खान। आजकल हर 2-4 महीने के बाद ये लड़का न्यूज में रहता है। अब 2 दिन पहले इस लड़के ने रोते रोते एक वीडियो पोस्ट किया और दुनिया को बताया अपनी प्रॉब्लम के बारे में। और जब से इस लड़के ने वो वीडियो रिलीज किया है तब से पूरे मीडिया में हंगामा मचा हुआ है कि भाई इसके साथ क्या हो गया है, इसके साथ किसने क्या किया है। इस लड़के ने अपने वीडियो में नाम लिया है अर्जुन कपूर, सनाया कपूर, अनन्या पांडे और झुग्गी एक्टर का। इसका कहना यह है कि ये सब लोग बहुत ज्यादा खराब हैं। बाबिल खान ने अपने वीडियो में यह भी कहा कि बॉलीवुड बहुत ज्यादा खराब है, बॉलीवुड के लोग बहुत ही घटिया हैं। मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट टाइम नहीं है कि इस लड़के ने ऐसा कुछ किया है। एक्चुअली ये हर 2-4 महीने के बाद ऐसा ही कुछ किया करता है, क्योंकि ये लड़का पब्लिसिटी हंग्री है। इसको क्या लगता है एक्चुअली कि इसका फादर जो है वो बहुत बड़ा सुपरस्टार था, तो ये भी बहुत बड़ा सुपरस्टार है। जो बॉलीवुड वाले हैं वो इसको भाव दे और इसको बहुत बड़ा सुपरस्टार माने। हालांकि इरफान भाई बेचारे छोटे मोटे एक्टर थे, कोई बहुत बड़े स्टार तो थे नहीं। और इस बाबिल खान की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसके शौक भी वही है जो इरफान भाई के हुआ करते थे। इस भाई को भी माल का बहुत ज्यादा शौक है, ये भाई भी माल के बिना रह ही नहीं सकता। यही वजह है कि ये हर 2-3 महीने के बाद डिप्रेशन में चला जाता है। और अब तो इसको रोकने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि इरफान भाई भी नहीं रहे बेचारे, तो कौन रोकेगा। तो जो इसकी मर्जी आती है वो ये करता है, खूब दबा के पार्टियां करता है, शराब पीता है, माल का बहुत बड़ा शौकीन है। तो यही वजह है कि हर 2-3 महीने के बाद ये डिप्रेशन में चला जाता है। कभी इसका ब्रेकअप हो जाता है तब डिप्रेशन में चला जाता है, कभी किसी एक्टर के साथ झगड़ा हो जाता है तब डिप्रेशन में चला जाता है। अब कह रहा है कि इन सब लोगों ने इसकी बहुत भारी बेइज्जती की है इसलिए डिप्रेशन में चला गया है। पहले तो मैं इरफान खान साहब की वाइफ से ये कहना चाहूंगा कि अपने बेटे को समझाइए, उसको बताइए कि उसका फादर कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार नहीं था, बेचारा छोटा मोटा एक्टर था। तो अगर इस लड़के को ऐसा लगता है कि इसको बॉलीवुड उस तरह से ट्रीट करे कि ये एक सुपरस्टार का बेटा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है, मैं बॉलीवुड वालों से कहना चाहता हूं कि भाई साहब जब आप लोगों को पता है कि ये लड़का माल का इतना बड़ा शौकीन है, ये बिना माल के रह नहीं सकता, तो आप लोग इसको अवॉइड कीजिए, इससे दूर रहिए। आप क्यों बार बार इसको काम देते हो? अगर आप इसको काम दोगे और फिर आप इसको सुपरस्टार की तरह ट्रीट नहीं करोगे तो ये इसी तरह का ड्रामा करेगा। तो बॉलीवुड वालों मेरी सलाह आपको यही है कि भाई साहब आप इस लड़के को अवॉइड कीजिए, इससे दूर रहिए। अगर आप इससे दूर रहेंगे तो ये भी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। बात को समझिए। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।